हाँ भाई, ऐसी क्या चीज़ है हमारे बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखावा है। तुम्हारा सबसे पहला पेपर जो है फिजिकल एजुकेशन का ही है, बोर्ड का। तो मैंने क्या सोचा है, मैं एक एक वीडियो में एक चैप्टर कवर कर दूंगा, निपटा दूंगा। बस मेरे नोट्स तुम ये समझ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आने का, ठीक है? मैं तुम्हें हेडिंग बना सारी हेडिंग सिखा दूंगा, तुम कर लेना। एक वीडियो मैंने बना दी चैप्टर फर्स्ट की, ये है चैप्टर टू की वीडियो, ठीक है? उसे भी जाके देख लो, अगर समझ में नहीं आया हो तो। देखो कितने शॉर्ट नोट मिलेंगे, मेरे से ज़्यादा शॉर्ट कहीं मिलने के नहीं भाई नोट्स। चैप्टर टू क्या है? चैप्टर टू है द चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में बच्चे और औरतें, उनका क्या काम, मतलब काम है उसका। यही तो सोचते हैं लोग इनका क्या काम है, लेकिन काम बताएंगे इसमें क्या है। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन पार्टिसिपेशन। इस ये चैप्टर क्या बताता है? एक तो पार्टिसिपेशन पे, कि कितने बच्चे और औरतें पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स में, बेनिफिट्स उनके पार्टिसिपेट करने के क्या बेनिफिट्स होंगे, चैलेंजेस उनके सामने क्या क्या चैलेंज आएंगे। भाई चैलेंज तो आते हैं ना। तुमने दंगल फिल्म भी देखी होगी, दंगल फिल्म में आमिर खान रेचल बनाता है अपनी लड़कियों को लेकिन उनके सामने कितनी सारी मुसीबत आती हैं कि भैया भाई भाई पागल हो गया कि अपनी लड़की को क्या करवा रहा है, करवा रहा है, ठीक है? तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। स्पेसिफिक कंसर्न, कुछ स्पेसिफिक कंसर्न, चिंता बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक की ये वाली, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिलेटेड टू चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, ठीक है? सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक तो वही होती है भाई, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या आ सकता है भाई तुम्हारा क्वेश्चन, कि एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन, ठीक है? ये आ सकता है कि एक्सरसाइज गाइडलाइंस क्या है चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये देखना है, एंश्योर एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। ये हेडिंग है, जितनी भी ये हेडिंग है, मैंने तुमसे क्या कहा था, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसमें 4 या 5 हेडिंग ज़रूर बनाइए, और हर हेडिंग के अंदर 4 से 5 लाइन, 4 से 5 लाइन, ठीक है? तो उससे तुम्हारे 2 पेज भर जाएंगे, काम पूरा हो जाएगा। 5 नंबर में दो, तुम्हारे पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है? बस हेडिंग याद होनी चाहिए। देखो पहली हेडिंग इसकी, अगर ये आएगा ना कि एक्सप्लेन द एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर चिल्ड्रन, तो तुरंत उसमें हेडिंग बनाना कि सबसे पहले बच्चों को एक्सरसाइज करानी चाहिए अकॉर्डिंग टू एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज। ये हेडिंग बनाना, इसके अंदर लिख देना कि एज के हिसाब से एक्सरसाइज देनी चाहिए। अगर कोई ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो उसके हिसाब से दो। पता चला तुम 14-15 साल के बच्चे को कबड्डी खिला रहे हो, टूट के अपने घर बैठेगा, ठीक है? डॉक्टर बुलाते फिरेंगे। तो मेरे भाई इस तरह से एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो उसके लिए अच्छी वाली एक्सरसाइज, छोटा है तो उसके लिए उसी मिनिमल एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है? फोकस ऑन फन एंड स्किल डेवलपमेंट। अब अगर छोटे बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है हमें, तो उसमें फ़न भी तो होना चाहिए। किसी एक्सरसाइज में या खेल में ज़्यादा मज़ा आना चाहिए, है ना? और ऐसा भी ना होना चाहिए कि उसमें कोई स्किल भी डेवलप ना हो, ठीक है? पता चला गिल्ली डंडा खेल रहा, मज़ा तो आ रहा खूब, लेकिन कोई भी स्किल डेवलप नहीं हो रही। अब अगर फुटबॉल खेलना सीखेगा तो स्किल डेवलप तो हो रही है, कहीं पार्टिसिपेट करेगा नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, है ना भाई? कि बन जाएगा फिर, वो बन जाएगा तुम्हारा खिलाड़ी, बन जाएगा अच्छा वाला। चलो अगला देखो भाई, इंक्लूड एरोबिक स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज। मतलब उसमें सारी एक्सरसाइज होनी चाहिए, एरोबिक स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी। तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज एरोबिक होती हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है? मतलब इसमें अलग चीज़ें आती हैं। और चलो भैया नीचे करते हैं इसे, एंश्योर सेफ्टी मीजर्स। हाँ भैया, सबसे ज़रूरी तो बच्चों के लिए क्या है, सेफ्टी होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट ज़रूर डालना भाई, सेफ्टी मीजर्स का। सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। पता चला माँ बाप ने सिखाने के लिए भेजा तुम्हारी एकेडमी में, या तुम्हारे स्कूल में बच्चा खेल रहा है कोई, और उसके चोट लग गई, तो अगले दिन माँ बाप आ जाएंगे कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। और पता चला वो खुद, उसे समझाते हुए बच्चा वो खुद चला गया, हम तो मना कर रहे हैं कि झोले पे नहीं झूलना, जाके खुद झूलने लगा। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, ये इतना इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 पॉइंट हैं, इससे बाहर तो कुछ है नहीं। डिफॉर्मिटीज़, डिफॉर्मिटीज़ है मतलब, डिफॉर्मिटीज़ का मतलब है उल्टा सीधा हो जाना। होना तो कुछ और, हो गया कुछ। जैसे सपोज करो, काइफोसिस देख लो सबसे पहले। काइफोसिस का मतलब है हंचबैक पोस्चर, मतलब जो बैक है ना, कुबड़ कुबड़ निकल जाएगा एक तरीके से। काइफोसिस में क्या लिखोगे, कुबड़ निकल जाएगा। लाओ तुम्हें एक फोटो दिखा दूँ ज़रा इसका। और लोअर्डोसिस में हो जाता है एक्सेसिव इनवर्ड कर्व ऑफ द लोअर स्पाइन, जो तुम्हारी स्पाइन है ना वो ज़्यादा अंदर हो जाती है। ये देखो इसमें तो ऐसा हो जाएगी जैसे कमर है तुम्हारी, तो पीछे को निकल जाएगी तुम्हारी स्पाइन। और इसमें क्या होगा भैया, इसमें स्पाइन क्या हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। और स्कोलियोसिस में क्या हो जाएगी, पीछे से टेढ़ी हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें एक फ़ोटो दिखाता हूँ, इसका क्लियर हो जाएगा एकदम, फिर तुम आराम से लिख लोगे। और ये इसको लिख के काइफोसिस, और इसमें 4 से 5 लाइन तुम अपने से ऐड कर देना, कि जब पोस्चर ऐसा होता है, आदमी की स्पाइन जो होती है नॉर्मल सीधी होती है, ऐसा लिखते रहना इंग्लिश में। और फिर क्या होता है, अगर सीधा थोड़ा सा वो निकल जाता है ना बैक में,
हंचबैक पोस्चर हो जाता है, जैसे आदमी ऐसा लगता है कि झुक के चल रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं काइफोसिस। ज़रा मैं चेक करा दूँ तुम्हें एक बार, ये देखो तीनों चेक कराता हूँ मैं तुम्हें ज़रा, ये देखो भाई काइफोसिस में क्या हुआ भाई दोस्तों, काइफोसिस में देखो इसकी जो स्पाइन है, ए स्पाइन देखो पीछे को खिसक गई, उसकी कमर ऐसे लग रही है जैसे कमर में कोबड़ निकल गया हो, ठीक है। और लॉर्डोसिस में क्या हुआ, देखो ये स्पाइन जो है ये देखो आगे चली गई, ये देखो ये वाला हिस्सा देखो, ये देखो पेट निकला हुआ लग रहा है। और स्कोलियोसिस में देखो ये स्पाइन कैसी हो गई, इधर को खिसक गई, आदमी यूँ लग रहा है जैसे यूँ चल रहा हो, पुष्पा वाल है, वही वाला सीन हो गया। और अगर नॉर्मल देखें हम, तो नॉर्मल तो ये हुई, देखो ये वाली, इधर वाली ये नॉर्मल है, बिल्कुल सीधी की सीधी ये रही, ठीक है मेरे भाई। अब काइफोसिस सब समझ में आ गया होगा तुम्हें। चलो अब मैं तुम्हें आगे वाली वो कराता हूँ, डिफॉर्मिटीज़ क्या क्या हैं, इसको इधर पहुँचाओ, फोटो करो, मैं कहाँ चला गया, ये तो ये चुप ना होकर दे रहा, बोलो जा। साइडवेज कर्वेचर ऑफ स्पाइन। अब भैया 3 चीज़ें हो गई हैं, और फ्लैट फुट, तुमने बहुत सारे लोगों के ऐसे पैर देखे होंगे फ्लैट, अब्सेंस ऑफ द आर्क, उसमें आर्क नहीं होती, ठीक है। ये देखो जैसे पैर ऐसा, पैर ज़्यादातर ऐसे होते हैं इस शेप में, लेकिन किसी किसी का पैर बिल्कुल सीधा, नीचे वाला हिस्से में कोई भी वो नहीं है आर्क, ऐसे, ठीक है, उसको फ्लैट फुट बोलते हैं। फ्लैट फुट में लिखोगे अब्सेंस ऑफ आर्क इन द फुट, लाओ मैं दिखा दूँ, बो लेग्स में तीनों एक साथ दिखा दूंगा। बो लेग्स में क्या होता है, आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द नीज, नीज क्या हो जाते हैं ना, ऐसे घुटने बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और नोक नीज में घुटने टकरा जाते हैं ये अंदर, तुमने देखा होगा बांडेजों में वो अंग मिला के चलते हैं क्या। तो बो लेग्स में तो देखो मेरे भाई, बो लेग में तो आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द नीज, और इसमें नीज टच वाइल स्टैंडिंग स्ट्रेट, नीज टच करते हैं, मैं फोटो दिखा देता हूँ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा मसला, तुम्हें इसलिए तो समझ में नहीं आते, डेमो दिया नहीं जाता तुम्हारे सामने, अपन है ना तुम्हारे सारे डेमो दिखाने के लिए। चलो सबसे पहले तो इसको देखो मेरे भाई, ये फ्लैट फूड है, फ्लैट फूड नहीं फूट, फ्लैट, इसे छोटा कर लो ज़रा ये फोटो को, फ्लैट फुट में ये देखो, देखो भाई ये एक ये वाला पैर नॉर्मल है, ये हर इंसान का नॉर्मल पैर होता है, यानी कि यहाँ आर्क होती है, ये रही, कहाँ हो गया, ये आर्क है, ये रही, यहाँ से ध्यान से देखो, लेकिन इस वाले पैर में बिल्कुल भी आर्क है नहीं, सीधा फ्लैट है, फ्लैट ए, देखो इसे ध्यान से देखो ज़रा, इस वाले में बिल्कुल भी आर्क नहीं है, तो इसे फ्लैट फुट बोलते हैं, फ्लैट फुट। अब देखिए इसको देखिए, इस वाले में देखिए, ये देखो ये तो नॉर्मल इंसान के पैर हो गए, ठीक है, ना ज़्यादा गैप है ना ज़्यादा टच कर रहे, और इसे देखो ध्यान से, पहले इसे देखो, ये घुटने बाहर की तरफ आ गए, तो इसे क्या बोलेंगे, बो लेग्स, और जब घुटने टच कर जाएंगे देखो ऐसा लगेगा आदमी बांडा होकर चल रहा, तो इसे बोलेंगे नोक नीज, ठीक है, ये नॉर्मल इंसान है, ठीक है भाई, और ये क्या है, बो लेग्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें लिख नहीं सकते क्या, इतना बोलो तो बहुत हो तुम, अगर तुम 1 घंटा छोड़ दिया ना बोलने के लिए तो बोलते रहोगे बस। चलो अब आगे देखते हैं, जो बोलोगे जो वही बस लिख देना, हेडिंग याद रखना बस। अब कौन सा टॉपिक आता है, हाँ भाई ये भी आता है कि जो किसको करेक्ट कैसे करते हैं भाई, किसको करेक्ट कैसे करते हैं, करेक्टिव मीजर्स, मतलब इसको अगर इन चीज़ों को करेक्ट कैसे करेंगे, तो भाई ये तो स्टार्टिंग से होता है, रेगुलर करेक्टिव एक्सरसाइज, अगर हमें पता चला, हम बड़े हो गए, हमें पता चला भाई यार हमारे तो नोक नीज हैं, तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, जो डॉक्टर बताएगा ना उसको करेक्ट करने वाले, कि ये वाला इस तरह से तुम ये करो, थोड़ी सी कार्डियो कर लो, ठीक है। फिजिकल थेरेपी एंड पोस्चर करेक्शन टेक्निक, पोस्चर करेक्शन की टेक्निक होंगी, फिजिकल थेरेपी दी जाएगी। और क्या होगा, इन चाइल्डहुड में भी ध्यान रख लो, अगर चाइल्डहुड में तुमने ध्यान दे लिया ना, बचपन में अगर उनके बच्चे के पेरेंट्स ने देख लिया कि बच्चा ऐसे चल रहा है, तो उसी टाइम सही करा दो उसे, उसी टाइम उसे करेक्ट कर दो, 1 पॉइंट ये भी डाल दो कि चाइल्डहुड में ध्यान दे दो, ठीक है, तो हो जाएंगे तुम्हारे 3-4 पॉइंट, तो अपने आप से बना लोगे ज़रूर, इतने तो होशियार हो गए तुम। अब चलते हैं आगे, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। अब औरतों का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स में, वो अभी तो बच्चों का बताया था पहले, अब औरतों का देख लो, उससे क्या फ़ायदे होते हैं भाई। सबसे पहले तो इंक्रीज्ड अवेयरनेस, अभी जो औरतों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है स्पोर्ट्स में, तो उससे क्या होगा, अवेयरनेस बढ़ गई, जागरूकता बढ़ गई, कि एंड पार्टिसिपेशन, अब जब जागरूकता बढ़ी, लोगों ने टीवी पे देखा, सब जगह देखा, मोबाइलों में देखा,
तो फिर जो अर्बन एरियाज़ की थी वो तो है ही फ्रीली हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज से हैं, गांव के एरिया से हैं, तो वो भी अपना फिर वो भी सीखने, वो भी जागरूक हो गए कि सब जब लेडीज जा रही हैं तो फिर माँ बाप ने भी सोचा कि अपने अपने लड़के को भी सिखाया जाए फिर, ठीक है। तो इस तरह से अवेयरनेस बढ़ गई। इसमें लिख देना ये सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ। बैरियर्स, बैरियर्स होती हैं बाधा, क्या क्या बाधा सामने आती हैं लड़की के ज़्यादातर। सोशल स्टिग्मा, एक सामाजिक टैग लग जाता है कि यार ये लड़कियां ये वाला काम नहीं करती, ठीक है, ऐसे नहीं करती। अब ये वो करने जा रही हैं भाई, शॉर्ट्स पहन रहे हो तुम, जब अगर किसी को कबड्डी खेलनी है या फिर एथलीट्स में जाना तो शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे। अब शॉर्ट्स पहनेंगे तो फिर समाज तो तुम्हें पता है कैसी कैसी बातें बनाएगा, ठीक है। तो ये सब लिख देना। लैक ऑफ फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ पूरी नहीं मिल पाती भाई। जो एक जेंट्स को फैसिलिटी मिलती है वो लेडी को फैसिलिटी नहीं मिलती। पहली बात तो वो सिक्योर ही नहीं रहती। सपोज़ करो अगर एकेडमी दूर है और उसे सीखना जाना है अपने घर से, तो रास्ते में 100 आदमी तो उसे रास्ते में देखेंगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। जेंडर स्टीरियोटाइप, ये सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप होता है रूढ़िबद्धता। जेंडर, जेंडर मतलब लिंग रूढ़िबद्धता। रूढ़िवादी इंसान क्या होते हैं, जैसे अब लड़की खेलने लगी तो रूढ़िवादी लोग क्या कहेंगे कि भाई लड़की का काम खेलना नहीं है, घर बैठ कर रोटी बनाओ, ठीक है, शादी करो, रोटी बनाओ, अपने बच्चे को देखो, अपने शोहर को देखो, बात खत्म, इतना ही काम है बस। तो ये चीज़ें सामने आती हैं भाई लड़कियों के, ठीक है। इनिशिएटिव्स, अब इनिशिएटिव्स मतलब क्या क्या वो ले सकते हैं हम स्टेप, स्टेप क्या क्या ले सकते हैं हम। तो गवर्नमेंट भी स्कीम निकालती रहती है भाई, है ना, कि जैसे बेटी पढ़ाओ वाली स्कीम है वो, तो वो सब इसीलिए निकाली हैं। वो पढ़ेगी तभी तो कुछ वो होगा। रिजर्वेशन कोटाज उनके लिए इसलिए कोटाज रखे हैं, जिससे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बहुत सारे, उसमें पहले से ही फिक्स रहता है कि चाहे गर्ल्स के ऊपर नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन उसमें से 10% लड़की रहेंगी ज़रूर, ठीक है। तो उसमें फिक्स रहता है रिजर्वेशन कोटाज, इसी तो बोलते हैं कोटा। कितने परसेंट कोटा हमारा है, जनरल वालों को क्या कुछ भी कोटा ना उनका। तो ये तो बस अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेडीज आ जाके समझाती हैं कि इस तरह से पार्टिसिपेट करो गर्ल्स, है ना। अब ये चीज़ें तो हो गई, लिख देना बस ये, ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है वीमेंस पार्टिसिपेशन में। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, बैरियर्स, इनिशिएटिव्स, अवेयरनेस प्रोग्राम, लैक ऑफ फैसिलिटीज, ये सब डाल देना भाई। तुम्हारे 5-6 पॉइंट हर किसी, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट ज़रूर बनाने हैं हेडिंग, और उसके अंदर डालना है। 2 नंबर का है तो 2 हेडिंग बनाओ, उसके अंदर हर किसी हेडिंग के अंदर 4 से 5 लाइन होनी चाहिए। फिर पूरे नंबर मेरे से आके ले लो, है ना। फीमेल एथलीट ट्रायड, हाँ भाई, जो फीमेल एथलीट होती हैं उनके साथ ट्रायड मतलब तीन तीन चीज़ें, उनके सामने 3 चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, उनको दिक्कत आती है। कितनी मिनट की वीडियो हो गई, ज़रा चेक करो एक बार। 14 मिनट की वीडियो हो गई। वैसे चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है कि कोई दिक्कत ना आए, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, उसे समझाने में टाइम लग गया डिफॉर्मिटीज़ में। फीमेल एथलीट ट्रायड, इसमें फीमेल के साथ क्या दिक्कत आती है जो एथलीट होती है। सबसे पहले तो एथलीट है भाई, एथलीट को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी तो खाना भी ज़्यादा पड़ेगा। अब जब खाएगी तो पुअर न्यूट्रिशन ड्यू टू एक्सेसिव डाइटिंग, एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा खाने की वजह से उसका क्या होगा, न्यूट्रिशन ख़राब हो जाएगा। पुअर न्यूट्रिशन मतलब डिसऑर्डर्ड ईटिंग। और जब खाना पड़ेगा भाई ज़्यादा ज़्यादा कैलोरी लेनी पड़ेगी, तो हिसाब बिगड़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर, मतलब हाजमा ख़राब हो जाएगा सीधे सीधे मतलब ये क्या है, एमेनोरिया, इरेगुलर अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हाँ देखो, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है भाई लड़की के साथ, जो एथलीट होती है ना, भागने दौड़ने वाली, खेलने वाली, उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, यानी कि जो पीरियड्स आते हैं उन्हें हर महीने, उसमें या तो वो आने बंद हो जाएंगे या फिर इरेगुलरिटी आ जाएगी, मतलब लगातार नहीं आएंगे। जैसे हर किसी को 28 दिन में आने थे, अब कभी 3 महीने गुजर गए नहीं हुआ, तो भाई टेंशन की बात तो है ही सबसे बड़ी। और क्या है, ओस्टियोपोरोसिस, वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी। क्या होने लगता है, बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, किसकी वजह से, कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम कम होने की वजह से। क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है भाई, कार्बोहाइड्रेट तो फ्यूल होता है बॉडी का, जिससे, और प्रोटीन होता है जो मसल्स को ग्रो करता है, ठीक है। प्रिवेंटिव मीजर्स, फिर हर किसी, अगर कोई कमी है तो उसके बचाव के तरीके क्या है। प्रिवेंटिव मतलब बचाना, मीजर्स तरीके, बैलेंस डाइट, हाँ डाइट अच्छी होनी चाहिए भाई, कैल्शियम भी होना चाहिए, आयरन भी होना चाहिए, है ना। रेगुलर हेल्थ चेकअप, लगातार चेकअप होते रहने चाहिए। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी होनी चाहिए, दिमाग की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स, हाँ भाई, हाँ इससे क्या फ़ायदा मिलता है साइकोलॉजी में, उसका मतलब कॉन्फिडेंस,
उसकी मनोविज्ञान, साइकोलॉजी होती है मनोविज्ञान, यानी कि जो उसके दिमाग से, माइंड से रिलेटेड होती है। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, उससे क्या बढ़ता है भाई, लड़की का क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एंड सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम खुद की इज्जत, मतलब लाइफ में चाहिए इज्जत। ओवरकम्स मेंटल बैरियर्स, जो दिमाग में वो थे ना यार, नहीं ऐसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तो ख़त्म, सब खत्म हो जाते हैं। एंड स्टीरियोटाइप्स, और जो स्टोरी रूढ़िवादिता थी वो भी ख़त्म हो जाती है। ओवरकम्स मतलब उनको थोड़ा बहुत ओवरकम कर देते हैं, मतलब वो कुछ नहीं रह जाती, फिर हटो कोई कह रहा कहने दो। प्रमोट्स मेंटल वेलबींग, प्रमोट्स तुम्हारी सेहत को, बिल्कुल मेंटलिटी को बिल्कुल फिट रखता है, मेंटल वेलबींग अच्छा रहता है जब तुम पार्टिसिपेट करोगे। तुम खुद ही देख लो, किसी दिन तुम खेलने नहीं गए घर से बाहर, क्रिकेट खेलने नहीं गए, जो वॉलीबॉल खेलता है वो वॉलीबॉल खेलने नहीं गया, तो भाई उस दिन सुस्त हो जाओगे तुम, माइंड भी तुम्हारा बेकार हो जाएगा, मेंटल कंडीशन सड़ जाएगी तुम्हारी। चलो अब ये क्या है, हाँ ये हो गया, लास्ट लास्ट टॉपिक बचा हुआ ये रहा, स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम फॉर वीमेन इन इंडिया। हाँ भाई, जो प्रोग्राम चले गए हैं सरकार की तरफ से, वो कौन कौन से हैं। एक तो खेलो इंडिया स्कीम है ना, इसमें भी 5-6 लाइन आराम से लिख देखिए। अकॉर्डिंग टू द खेलो इंडिया स्कीम, एवरी गर्ल हैज़ टू पार्टिसिपेट इन द एवरी स्पोर्ट, लाइक सपोज शी इज इंटरेस्टेड इन प्ले वॉल, शी इज इंटरेस्टेड टू प्ले वॉलीबॉल, देन शी कैन प्ले वॉलीबॉल। पे भाई जितनी बात करोगे ना उतना इंग्लिश में लिख दो। कोई अगर वॉलीबॉल खेलना चाहती है वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट में जाना चाहिए क्रिकेट में जाओ, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव, ये भी सरकार ने चलाया था कि अगर बेटी को बचाना है तो उसे पढ़ाओ, जब वो पढ़ेगी, एजुकेटेड बनेगी तो अपने लिए लड़ सकेगी, ठीक है मेरे भाई। स्कॉलरशिप एंड स्पोर्ट्स कोटा, स्कॉलरशिप भी दी गई। फिर अगर कोई लड़की गरीब घर से है, नहीं जा सकती, एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकती, तो उनके लिए स्कॉलरशिप है, स्कूल में स्कॉलरशिप है, कोटाज हैं, स्पेशल कोटा अवेलेबल हैं बहुत सारी, जैसे ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी। भाई जनरल का तो कुछ है नहीं भाई, जनरल तो भूल जाओ। स्पेशल ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। चलो चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। कंक्लूज़न, हाँ कंक्लूज़न और देख लो, कंक्लूज़न तो सारा पता ही है इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है। इस चैप्टर में बताया गया है दोस्त, प्रमोटिंग स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। ये चैप्टर क्या करता है, स्पोर्ट पार्टिसिपेशन को प्रमोट करता है चिल्ड्रन एंड वीमेन, उसमें बच्चे और औरतों में। इज़ क्रूशल फॉर फिजिकल, ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि उनकी फिजिकल हेल्थ बढ़िया रहेगी, एंड मेंटल हेल्थ, दिमाग भी अच्छा रहेगा, इमोशनल, उनके इमोशंस भी सही रहेंगे। एड्रेसिंग सोसाइटल बैरियर, जो सोसाइटी में बैरियर्स थे, बाधाएं थी, वो भी दूर होंगी। अवेयरनेस, जागरूकता फैलेगी। प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर एसेंशियल फॉर इंक्लूजन। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये भी पॉइंट हो गए तुम्हारे लिए, ये इतने अच्छे पॉइंट हो गए ना, ये मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोसाइटल बैरियर्स, अवेयरनेस, अपॉर्चुनिटीज़, और ये इंक्लूसिविटी, मतलब सब एक साथ खेलेंगे, समावेश, समावेश इन स्पोर्ट्स, दीज नोट्स। ठीक है मेरे भाई, ये सब कवर करते हैं एक्सेप्ट फॉर क्विक रिवीजन एग्जाम प्रिपरेशन। कैसी लगी भाई वीडियो, तुम मेरे भाई तुम बताओगे मुझे। अच्छे लगेगी तो मुझे जिंदा कमेंट चाहिए, मैं पहली बार कहता हूँ तुम्हें कि मुझे कमेंट ज़रूर चाहिए दोस्त, चाहे मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर अच्छी नहीं लगी तो मुझे बताओ कि भाई मज़ा नहीं आया, दूसरा कहीं और देख, ठीक है। चलो, कितने मिनट की वीडियो हो गई ज़रा चेक कर लो, 20 मिनट की वीडियो।